गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के 2 क्लास न हो गया था बुआ, 2 क्लास हो गया था। आज हम लोग तीसरी क्लास करने वाले हैं। पहली क्लास में हम लोग छोटे छोटे हिंदी का संस्कृत अनुवाद बनाना सीखे थे और दूसरी क्लास में हम लोग वर्ण पढ़े थे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं। कौन? उच्चारण स्थान। यह टॉपिक से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम जो आप लोग का होगा, प्रत्येक वर्ष इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। 3 से 2-3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2-3 नंबर के प्रत्येक साल आते ही आते हैं, हर एक सेट में आते हैं। इसीलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से। तो इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग आज कवर करेंगे। तो टॉपिक का नाम है उच्चारण स्थान। आप लोग अपने कॉपी के ऊपर में लिखिए उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान लिखिए और हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लिख लिए ऊपर में और यहाँ पे टॉपिक बनाइए उच्चारण स्थान। टॉपिक बनाइए उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान और लिख करके डैश दीजिए। उच्चारण स्थान लिख करके डैश दीजिए और लिखिएगा उच्चारण स्थान लिख करके डैश दे दिए। लिखिए मुख के जिस भाग से, मुख के जिस भाग से, मुख के जिस भाग से, मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है, मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है, मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है, उस भाग को उन वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है, मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है, उस भाग को उन वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। लिख लिए? फिर से अब बोलते हैं, उच्चारण स्थान लिख करके डैश देना, लिखना है कि मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है, उस भाग को उन वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है, उस भाग को उन वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। हो गया बुआ? अब यहाँ पे समझिए 2 मिनट। हम लिखाए हैं डिफिनीशन में उच्चारण स्थान में कि मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है, उस भाग को उन वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मान लीजिए कि जितने भी अक्षर हैं, अ से ज्ञ तक के वर्ण है, इसको वर्ण कहते हैं। तो हर एक वर्ण का उच्चारण मुख के किसी न किसी भाग से होता है। किसी वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है, किसी का तालु से होता है, किसी का मूर्धा से होता है, किसी का दांत से होता है, ठीक ना, किसी का ओठ से होता है, किसी का नाक से, नासिका से होता है। तो मान लीजिए कि हम अ क्या कहे, अ, तो अ कहने से आवाज कंठ से निकलता है ना, अ निकलता है ना, तो अ का उच्चारण स्थान कथी हो जाएगा? कंठ। यानी कि मुख के जिस भाग से, मुंह में बहुते भाग है, तो मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होगा, अ का उच्चारण कंठ से हुआ तो अ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। बात को समझे? तो इसीलिए डिफिनीशन लिखाए हैं कि मुख के जिस भाग से जिन वर्ण का उच्चारण होता है, उस भाग को उन वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। बात को समझे? चलिए, बहुत अच्छा। अब जो है, अब क्या है कि आगे सबसे पहले कंठ लिख करके डैश दीजिए। क्या लिख करके डैश देना है? कंठ। अब मुख में कौन कौन भाग है उसको बारी बारी से पढ़ते हैं। तो रोमन में 1 नंबर दीजिएगा और लिखिएगा कंठ। कंठ क्या लिखना है बुआ? कंठ। कंठ लिख करके डैश दीजिए। लिखिए लिखिएगा अ, आ,
आ क वर्ग ह और आ क वर्ग ह और विसर्ग क्या होगा? विसर्ग। कोष्ठ में विसर्ग का जो सिंबल है उस सिंबल भी दे दीजिएगा। आ क वर्ग ह और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। लिखिए, आ क वर्ग ह और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। यानी कि आ क वर्ग में देखिए, क वर्ग का मतलब हुआ क के वर्ग का पूरा, यानी कि क ख ग घ अंग, ये हो गया क वर्ग। ये क्या हो गया? क वर्ग। जब हम लोग वर्ण पढ़ रहे थे तो वर्ण में हम अच्छे से समझाए थे कि क वर्ग किसको कहते हैं, च वर्ग किसको, सब कुछ समझाए थे। अगर आप लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के संस्कृत व्याकरण का एक अलग प्ले लिस्ट बना दिए हैं, उसमें जाकर के और एक लाइन से आ जाएगा संस्कृत व्याकरण का सारा वीडियो। एक नंबर पहली क्लास से आप लोग देख लीजिए, ठीक ना, तब अच्छा समझ में आएगा। तो क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ अंग, यानी कि क वाला पूरा, इसको कहते हैं क्या? क वर्ग। तो बउआ समझ में आया? आ क वर्ग ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान, 4 गो ऑप्शन रहेगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान 4 गो ऑप्शन रहेगा, कंठ, तालु, मूर्धा, नासिका, तो उसमें कंठ होगा। उसके बाद क वर्ग में आ गया क ख ग घ अंग, मान लीजिए रहेगा घ का उच्चारण स्थान। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा बोर्ड के एग्जाम में कि घ का उच्चारण स्थान है, 4 गो ऑप्शन रहेगा, कंठ, मूर्धा, तालु, नासिका, तो क्या होगा? कंठ होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो कंठ हम लोग पढ़ लिए कि आ क वर्ग ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। याद हो गया लगभग? आ क वर्ग ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। नेक्स्ट लिखिए रोमन में 2 नंबर। दूसरा लिखिएगा तालु। क्या लिखना है? तालु। लिख करके डैश दीजिए। तालु, तालु लिख करके डैश दीजिए। दे दिए? तालु लिख करके लिखिए। इसमें ई मतलब हर्ष ई और दीर्घ ई, हर्ष ई कॉमा दीर्घ ई, उसके बाद च वर्ग, ई च वर्ग, तालव्य स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। हर्ष ई दीर्घ ई च वर्ग तालव्य स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। आप देखिए बउआ, इसका नाम तालव्य स पता है काहे पड़ा है? देखिए 100 3 गो होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। देखिए ये स है तालव्य स, ये स है मूर्धन्य स और ये स है दंत स। आपको पता है इसका नाम तालव्य स क्यों पड़ा, इसका नाम मूर्धन्य स क्यों पड़ा, इसका नाम दंत स क्यों पड़ा? नहीं ना पता है? तो जानिए, इसका ई जो स तीनों है, स है, तीनों स है, ई भी स है, ई भी स है, ई भी स है, लेकिन इसको कहते हैं तालव्य स, इसको कहते हैं मूर्धन्य स, इसको कहते हैं दंत स। तो इसका जो नाम पड़ा है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, वह उच्चारण के स्थान पर इसका नाम पड़ा है। देखिए ई स का उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसीलिए इसको कहते हैं तालव्य स। इस ई स का उच्चारण स्थान दंत से होता है, इसीलिए इसको कहते हैं दंत स, सॉरी मूर्धन्य स। और इसका उच्चारण दंत से होता है, इसलिए कहते हैं दंत स। लेकिन हम लोग बोलने में कोनो स रहे एक के साथ बोल देते हैं स, है ना, लेकिन नहीं, ई स बोलना है तो आप तालु से उच्चारण कीजिए, स, जीव को तालु में सटा करके स, है कि ना। इस ई स का उच्चारण करना है, जीव को दंत में सटा कर कहिए स, क्या करना है? स, मूर्धा में।
और इसको दंत में सटाकर ये स, ठीक ना। तो सब का उच्चारण स्थान अलग अलग है, उच्चारण स्थान के नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तालाबे स, मूर्धन स और दंत स, बात को समझे। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए कि उच्चारण स्थान जो होते हैं वो हर्ष ई, दीर्घ ई, च वर्ग, तालाबे स, इसका उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु। इतना आप लोग समझ गए अच्छा से। तो अभी तक हम समझाए कि अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, समझ गए। उसका हम तालु में लिखा है कि हर्ष ई, दीर्घ ई और च वर्ग में च, छ, ज, झ, ये पूरा हो गया च, छ का, और तालाबे स, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या है? तालु। अगर मान लीजिए कि रहेगा क्वेश्चन में कि ज का उच्चारण स्थान है, क्या होगा? तालु, क्योंकि च वर्ग में ज भी आ जाता है, च, छ, ज, झ, यह पूरा आ जाता है, ठीक ना। तो उसके बाद 3 नंबर दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 नंबर में आप लोग लिखिएगा मूर्धा। क्या लिखिएगा? मूर्धा। मूर्धा यानी कि मुंह से, मूर्धा लिखिए। इसमें मूर्धा में लिखिएगा री, री। देखिए री 2 प्रकार के होते हैं, एक ई री होता है, एक ई री। दोनों में अंतर क्या है बउआ? तो इसका उच्चारण में अंतर है। जैसे कि मान लीजिए कि और की, दोनों की है, लेकिन ई की को अस्थिर से कहते हैं की। हर्ष ई में हर्ष की रहेगा ना, तो इसमें अस्थिर से कहना है की। इसका उच्चारण जो होता है दीर्घ में थोड़ा सा जोर देना पड़ता है, की। जैसे कि मान लीजिए कि प में हर्षुकार लगा है, नहीं तो पू हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि तालाब है, स में हर्षुकार लगा है, इसको क्या कहेंगे? सु। क्या कहेंगे? सु, सीधे सु कहेंगे, नॉर्मली सु। यही स में अगर दुर्घु का लगा है तो इसको कहना है सु, थोड़ा सा जोर देना है, यानी कि दुर्घु में जोर पड़ता है। इसी प्रकार इसका नाम एक है, दोनों का नाम री ही है, लेकिन दोनों के उच्चारण में केवल अंतर है। इसको सीधे कहना है री और इसको कहना है री, थोड़ा सा जोर दे के पढ़ना है, ठीक ना। तो कहिएगा री, री और री, और उसके बाद ट वर्ग, कॉमा, ट वर्ग, री री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स तथा मूर्धन्य स। इन वर्णों का उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। समझ में आया बुआ? यानी कि री री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है बुआ? मूर्धा है। लिखिए, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अच्छा समझ में आ रहा है ना? चलिए, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। कहां तक आ रहा है? ठीक है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है। अब बोर्ड भर गया है, इसलिए क्या हम इसको मिटाएं? अगर अच्छा से ऑनलाइन, ऑफलाइन के तो स्टूडेंट को अच्छा समझ में आ रहा है, ये तो पता चल रहा है। जो ऑनलाइन में देख रहे हैं स्टूडेंट, वो कमेंट करके बताएंगे कि अच्छा से आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं। और अगर अच्छा से समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले सके, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं 4 नंबर। 3 तक हो गया मूर्धा। 4 नंबर में लिखिएगा आप लोग दंत। क्या लिखना है? दंत। यानी कि वह कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण बउआरे दंत से होता है? किससे होता है? दंत से होता है। तो अगला आप लोग 4 नंबर में लिखिएगा दंत। क्या लिखिएगा? दंत। ऐसे भी लिख सकते हैं और आधा 9 भी लिख सकते हैं, ऐसे दंत, दोनों सही है, ठीक ना।
दंत, यह है 4 नंबर में, ठीक है। दंत लिख करके डैश दीजिए और लिखिएगा, लिखिएगा लिरी, इसको कहते हैं लिरी। क्या लॉ में ना, लॉ होता है, लॉ में थोड़ा सा ये लगा होता है, इसको कहते हैं लिरी। क्या कहते हैं? लिरी। तो लिखिएगा लिरी, उसके बाद लिखिएगा त वर्ग, त वर्ग, यानी कि त वर्ग का मतलब हो गया त थ द ध न, यानी कि त थ द पूरा, ये हो गया त वर्ग। तो लिरी त वर्ग, उसके बाद ल और दंत, दंत है तो दंत स, दंत स, यानी कि लिरी त वर्ग ल और दंत स, इन वर्णों का, इन वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान दंत है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। बताइए बुआ, कहीं से कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में आ रहा है। इस प्रकार अब अगर आप लोग संस्कृत व्याकरण पूरा पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि कहीं से कोई दिक्कत होगा। और केवल 10वां ही नहीं, 6 से लेकर के या 5-4 से लेकर के 10वां तक के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्याकरण बदलता नहीं है, तो सारे स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप लोग बहुत अच्छा से इसका फेयर कीजिएगा और उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बउआ रे अगला लिखिएगा आप लोग 5 नंबर में ओष्ठ। क्या लिखिएगा? यानी कि होठ। कुछ ऐसे वर्ण हैं, कुछ ऐसे अक्षर हैं जिसका उच्चारण ओठ से होता है। क्या से होता है? ओठ से होता है। लिखिएगा ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ लिख करके डैश दीजिए, दो बुआ जल्दी, ओष्ठ लिख करके डैश। ओष्ठ है कि ना? लिखिए, ओष्ठ लिख करके डैश दे दिए। इसमें लिखिएगा उ, ई हुआ हर्ष उ। क्या हुआ? हर्ष उ। उ उह दोनों होगा, उ और उह। देखिए उ कहने से ओठ से बोला था, ऐसे उ है ना, उ आ उह, तो दोनों ओठ से होता है, उ उह। उसके बाद हो जाएगा प वर्ग, प वर्ग कौमा उपधवनिया, उपधवनिया प फ। देखो बउआ, ये जो उपधवनिया है उसके बाद प है, प के बाद ना ऐसे करके दे देना है, एगो चांद ऊपर मुँह, एगो चांद नीचे मुँह। फ है, इसको भी इसके बाद एगो चांद ऊपर मुँह, एगो चांद नीचे मुँह, इसको कहते हैं उपधवनिया। क्या कहते हैं? एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आना होगा तो आएगा कि उपधवनिया प का उच्चारण क्या है या उपधवनिया फ का उच्चारण क्या है कि ना? तो कहिएगा इसका उच्चारण ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक ना? तो उ उह प वर्ग उपधवनिया प और फ, इन वर्णों का, इन वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओष्ठ है। समझ में अच्छे से? उ उह प वर्ग, प वर्ग में आ गया प फ ब भ म, उपधवनिया प फ, इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। बताइए कहीं से कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या नहीं ना? अब हमको बताइए भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ, ओष्ठ, ओष्ठ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो प फ ब भ म का कोई अक्षर रहे उसको सीधा कहना क्या? ओष्ठ। उह का उच्चारण स्थान ओष्ठ। उपधवनिया फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। बहुत बढ़िया आप लोग पकड़े हैं, बहुत बढ़िया। इस प्रकार अगर याद कर लेंगे ना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना? और हम लोग बारी बारी से पूरा संस्कृत व्याकरण को कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर, कोई बात नहीं, 6 नंबर में लिखिएगा
कंठ तालु, क्या लिखिएगा? कंठ तालु। इसमें लिखिएगा बउआ रे ए आई, इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ए आई इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, यानी कि ए और आई का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ और तालु से होता है। तो ये हो गया। आगे 7 नंबर में लिखिएगा कंठ ओष्ठ, क्या लिखना है? कंठ ओष्ठ। देखो बुआ, कंठ ओष्ठ आप ऐसे भी लिख सकते हैं या कंठोष्ठ भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक ना? दोनों सही है, आपको जो इच्छा है लिख सकते हैं, ठीक है ना? कंठोष्ठ। तो एक एक रहने देते हैं। कंठोष्ठ लिखिए, इसमें लिखिएगा ओ कॉमा औ, ओ औ, इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ से होता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ से होता है। और बउआ कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण जो है दंत और ओष्ठ की सहायता से होते हैं। किससे? दंत और ओष्ठ की सहायता से होते हैं, यानी कि दंत और ओष्ठ के का स्थान मिला करके जो है उस वर्ण का उच्चारण होता है। इसमें लिखिएगा व, क्या होगा? व। केवल एक ही, केवल व एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण जो है दंत और ओष्ठ की सहायता से होते हैं। लिखिए व, इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ ई ओष्ठ ठ होता है, ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ, इसका उच्चारण दंत ओष्ठ से होता है। उतारिए, दंत ओष्ठ से होता है। उतारिए, इसको मिटाते हैं। एगो आरो बच गया है बउआ, नासिका। नासिका मतलब नाक से। कुछ ऐसे हैं वर्ण जिसको नकिया करके आदमी बोलता है, नाक से, है कि नहीं? नाक धुन का, पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण जो है नाक से बोलते हैं। तो इसको मिटा दे ऊपर से। चलिए, ई हो गया कंठ तालु, ई हो गया कंठ ओष्ठ, ई हो गया दंत ओष्ठ, ठीक है? ए और आई, इस ए और आई दूगो ऐसा है जिसका उच्चारण जो है कंठ और तालु से होता है। ओ औ का उच्चारण जो है कंठ ओष्ठ के मेल से होता है, और वो का उच्चारण दंत और ओष्ठ के मेल से होता है। इसको मिटाते हैं। एगो बच गया है नासिका, अंतिम। क्या बच गया है? नासिका। चलिए, तो 9 नंबर में लिखिएगा नासिका। नासिका लिख करके डैश दीजिएगा। नासिका, नासिका। देखिए, क वर्ग से लेकर के और प वर्ग तक के सबका जो अंतिम वर्ण है
जैसे कि क ख ग घ का अंतिम वर्ण क्या है? अंग होता है ना, तो वो। च छ ज झ का अंतिम वर्ण क्या है? य। उसके बाद क ख च छ ट ठ का न, त थ का ट ठ का बड़ी न होगा, त थ का और प फ का म। तो प्रत्येक वर्ग का है म। तो ये जो है अंतिम, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है, इसी का उच्चारण जो है नासिका से होता है, नकिया करके, ठीक ना। कैसे कहते हैं? न म, है कि ना, य। तो इसका जो उच्चारण है नासिका से होता है। लिखिए, इन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है। इन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है। इन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है। छोटा सा टॉपिक था बउआ उच्चारण स्थान, जो कि खत्म हो गया है। 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव संस्कृत व्याकरण में और हिंदी में भी, हिंदी व्याकरण में भी पूछता है। तो संस्कृत व्याकरण का ये है, हिंदी व्याकरण में भी लगभग सेम होता है दोनों। तो 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है इस चैप्टर से, जो कि कंप्लीट हो गया है, ठीक ना। तो इसको पूरा कीजिएगा और आज की क्लास को रोकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक स्टार्ट कर दें आज, तो रहने देते हैं आज थोड़ा सा इतना ही कम ही पर। अगला जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो संधि स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। और संधि पढ़ाने के बाद हम लोग चलेंगे मूल रूप से संस्कृत व्याकरण लकार से शुरू करेंगे, ठीक ना। तो संधि एक पढ़ लेते हैं ताकि हमको इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं संधि की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कैसे समझ में आया और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इसके लिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है।